हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उनकी आप पालना कर रहे होंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे भाई नेल्सन समीकरण के बारे में। मैंने आपको बताया था कि नेल्सन समीकरण क्या काम आता है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आप मदद लोगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, यानी आप लोगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आप किसकी सहायता से निकालोगे, नेल्सन समीकरण की सहायता से। और नेल्सन समीकरण मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके सामने नेल्सन समीकरण की डेरिवेशन की थी। फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, ई सेल बराबर हमारे पास आया था ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी भाई नेल्सन समीकरण, यानी नेल्सन इक्वेशन। कौन सी समीकरण थी, ये हमारे पास थी नेल्सन समीकरण। ये बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूं कि इसकी डेरिवेशन जो थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को इसकी डेरिवेशन के अंदर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकता है। फिलहाल आपका जो लेक्चर है इस हिसाब से सेटअप किया गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने नेल्सन समीकरण की उत्पत्ति की थी, आपको पूरी उत्पत्ति समझ में आ भी गई होगी। यहां पर हमको ये निकालना होता है सेल का वैद्युत वाहक बल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, क्योंकि ये तो हम निकालना जानते हैं। इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन हम निकाल लेंगे, तो हमको क्या किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, सेल के वैद्युत वाहक बल की। कौन सी कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड। कोई स्टैंडर्ड वाला कौन सा होता है, ई नोट वाला। नॉन स्टैंडर्ड वाला क्या होगा, जिसके ऊपर नोट नहीं होगा। ये बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। अब मैं बात कर रहा हूं इसके आगे की। इसके आगे की बात क्या, यानी हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ नेल्सन समीकरण, यानी हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, NERNST इक्वेशन। यानी हमको नेल्सन समीकरण की हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या उपयोगिता है उसका अध्ययन करना है। यानी नेल्सन समीकरण की जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, नेल्सन समीकरण पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम सोल्व कैसे करेंगे वो हमको सीखना है। कि नेल्सन समीकरण का जो न्यूमेरिकल एग्जाम में दिया जा रहा है या जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको हम नेल्सन समीकरण की सहायता से किस प्रकार हल करेंगे। तो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि नेल्सन समीकरण जो है, हमारे पास जो नेल्सन समीकरण है वो दो सेल के ऊपर वैलिड होता है भाई। एक तो आप इसे लगा सकते हो हाफ सेल पर, और एक इसे आप निकाल सकते हो फुल सेल पर। यानी नेल्सन समीकरण के दो केस होंगे, एक तो हमारे पास होगा हाफ सेल और एक हमारे पास होगा फुल सेल। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसका एग्जाम्पल मैं यहीं पर आपको सोल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए बात कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार आपको सोल्व करने हैं। तो आपकी जो नेल्सन इक्वेशन है वो दो सेल के ऊपर लगेगी, एक तो लगेगी हाफ सेल के ऊपर और एक लगेगी फुल सेल के ऊपर। फुल सेल तो जानते हो आप, जिसे आप बोलते हो डैनियल सेल, जानते हो डैनियल सेल, जिसे आपने बोला था गैल्वेनिक सेल या जिसे आपने बोला था वोल्टिक सेल, वो होता है फुल सेल। और हाफ सेल क्या होगा, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रोड होगा, यानी या तो रिडक्शन ही होगा या ऑक्सीडेशन ही होगा, वो डिस्कस कर लेंगे। यानी हमको नेल्सन समीकरण दो सेल के ऊपर लगानी है, एक तो हाफ सेल के ऊपर और एक हमको लगानी है फुल सेल के ऊपर। कि हाफ सेल और फुल सेल के ऊपर नेल्सन समीकरण की सहायता से हम क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व आउट करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं हाफ सेल के ऊपर। किसके बारे में बात करें, सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, पहला कॉन्सेप्ट हमारा होगा यानी नस्ट इक्वेशन, NERNST, नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। हाफ सेल यानी हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन किस प्रकार लगेगी या उसका फॉर्मूला कैसा होगा। यानी हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन को या हाफ सेल के लिए आप नेल्सन समीकरण का जो फॉर्मूला है उसे कैसे लगाओगे और उसके क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करोगे। तो पहले तो मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं, उसके बाद उसके एग्जांपल के द्वारा उसके क्वेश्चन को आपके सामने सोल्व कर दिया जाएगा कि किस प्रकार आप हाफ सेल के लिए नेल्सन समीकरण की हेल्प लोगे। तो सुनो पहली बात, हाफ सेल, इसको मैं समझा रहा हूं एक क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन किस प्रकार मान सकते हो, ये आप ऐसे ले लो कि नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। देखो जी, हाफ सेल क्या होता है, मैंने आपको बताया था या तो रिडक्शन ही होगा या ऑक्सीडेशन ही होगा। लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिडक्शन के मिलेंगे। यानी आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको अपचेन के मिलेंगे, ऑक्सीकरण के नहीं मिलेंगे। तो यहां पर मैं मान रहा हूं कि अपने पास कोई मेटल है, कोई मेटल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +X। कितनी में हो सकती है, जैसे मान लो Zn होती तो क्या होती, Zn+2 हो जाती। कोई सी मेटल ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हाफ सेल क्या होगा, जिसमें या तो एक इलेक्ट्रोड होगा, वो तो या तो ऑक्सीकरण ही होगा या उपचयन ही होगा। वो कह रहा है
m प्लस एक्स किसमें चेंज हो रहा है, m सॉलिड में। ये अपने पास एक्वस है भाई, ध्यान रखना। m प्लस एक्स किसमें चेंज हो रहा है, m सॉलिड में। यानी कोई धातु आयन है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस एक्स है, जो किसमें जा रही है, m सॉलिड में। अब आप देखो m प्लस एक्स से बताओ m सॉलिड में जा रहा है कि नहीं जा रहा, यानी प्लस एक्स से जा रहा है जीरो में, इसकी तो जीरो ही है ना। और आप जानते हो जब ऑक्सीकरण अंक में कमी आ जाती है उसे आप बोलते हो रिडक्शन। यानी आपके सामने जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है रिडक्शन पोटेंशियल की। बताओ बात सही है कि नहीं। अरे भाई प्लस ऐसे लिख देता तो बात समझ में आ जाती ना आपको। मान लो मैं ऐसे लिखता तो भी बात तो वही होती ना कि +2 से कहां पे जा रहा है, जीरो में। और जब +2 से जीरो में जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम, रिडक्शन। इसे बोलते हैं हाफ सेल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाफ सेल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाफ सेल। बस इतना सा लिख दिया आपके साथ, ठीक है। इतना दिया जाएगा आपको। कैसे दिया जाएगा, अभी मैं क्वेश्चन के द्वारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको दिया गया है कि m प्लस एक्स किसमें चेंज हो रहा है, m सॉलिड में। पता ना आपको इसके बारे में, इसको बोलते हैं फेज ट्रांसफर। इसे क्या बोलते हैं, इस सिंगल डंडे को बोला जाता है, बताया था मैंने आपको, सिंगल डंडे को बोलते हैं हम फेज ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, फेज ट्रांसफर। और डबल डंडे को बोलते हैं हम साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, लवण सेतु, जिसे हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु। बताए थे, अगर आपके सामने सिंगल डंडा बना हुआ है तो उसे मान लेना फेज ट्रांसफर, और डबल डंडा बना हुआ है उसे बोलते हैं लवण सेतु। पता है आपको इसके बारे में, ये बताया भी था मैंने आपको पिछले वाले लेक्चरों में। चलो भाई, ये आपको दिया गया है। इसके अलावा आपको क्या दिया गया है कि इस सेल के लिए, किस सेल के लिए, इस हाफ सेल के लिए ई नोट, समझ गए नोट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। पता लगा ना आपको, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका ई नोट m प्लस एक्स ओब्लिक m, ये दिया गया है आपको। मान लिया कि +x वोल्ट। कितना दिया गया है, +x वोल्ट, ठीक है साहब। इसके अलावा आपको दी गई है m प्लस एक्स की सांद्रता। बताया था मैंने आपको, बड़े ब्रैकेट को, बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सांद्रता। ये बातें बताई जाती है आपको जब आप पढ़ते हो 11th के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। वहां पर बताया जाता है कि बड़ा ब्रैकेट जो होता है वो सांद्रता को दिखाता है। और सांद्रता कितनी दी गई इसकी, C1। और C1 जो है डज नॉट इक्वल टू 1m। ये तो होगा ना भाई, अगर आपने C1 को 1m के बराबर कर दिया, अगर आपने कंसंट्रेशन को अगर 1m के बराबर कर दिया, फिर तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी। भाई आप जानते हो ना स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर कितना होता है 298, प्रेशर कितना होता है 1 atm, कंसंट्रेशन कितनी होती है 1m। अगर कंसंट्रेशन 1m के बराबर हो जाएगी तो फिर तो कंडीशन उसकी हो जाएगी ना स्टैंडर्ड की। हमको तो निकालना क्या है, नैनसेट, और नैनसेट तो काम ही किसके ऊपर करती है, नॉन स्टैंडर्ड। तो यानी m प्लस एक्स की जो सांद्रता दी गई है आपको, C1 दी गई है, जो 1m के बराबर नहीं है। इसके अलावा टेम्परेचर कितना दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है आपको 298 केल्विन। कितना दिया गया है, 298 केल्विन। मैंने आपसे कहा था जरूरी नहीं है कि तीनों की तीनों कंडीशन अनइक्वल हो। अगर तीनों में से कोई एक भी अनइक्वल हो जाएगा तो भी कौन सी इक्वेशन काम करेगी, नैनसेट इक्वेशन। बताया था कल वाले लेक्चर में, अगर तीनों में से अगर एक की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी तो भी कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, नैनसेट इक्वेशन। तो देखो यहां पर किसकी वैल्यू डिफरेंट आ गई, सांद्रता की। बाकी टेम्परेचर कितना लेंगे हम, 298 केल्विन, सही है। और पूछ रहा है आपसे कि इस सेल के लिए m प्लस एक्स ओवर m सॉलिड की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ लिया आपसे। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि इस सेल के लिए, किस सेल के लिए, इस सेल के लिए, इस सेल के लिए m प्लस एक्स ओवर m सॉलिड की वैल्यू कितनी होगी। देखो क्या इसके ऊपर नोट लगा रखा है क्या, मतलब क्या निकालना है आपको, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब लगाओ आप आपकी नैनसेट समीकरण। यहां तक कहानी क्लियर है, केस समझ में आ रहा है। केस क्या कह रहा है, केस ये कह रहा है आपके सामने एक हाफ सेल दिया हुआ है जो m प्लस एक्स से m में चेंज हो रहा है। उसके लिए ये कौन सा पोटेंशियल है, दिख रहा है ना आपको, रिडक्शन पोटेंशियल, कि प्लस से जा रहा है जीरो में। जब ऑक्सीकरण में कमी आती है उसे आप रिडक्शन बोलते हो। वो कितना दिया गया आपको, x वोल्ट। सांद्रता कितनी दी गई, C1, जो कि 1m के बराबर नहीं है। और टेम्परेचर कितना दिया गया, 298 केल्विन। तो पूछ रहा है इस सेल के लिए m प्लस एक्स ओवर m सॉलिड की वैल्यू कितनी होगी। यानी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, नेक्स्ट इक्वेशन। नैनसेट इक्वेशन क्या कहती है हमसे कि ई सेल बराबर क्या होता है जी, ई सेल बराबर होता है जी ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम जानते हैं, ये हमारी होती है नैनसेट समीकरण। अब सुनो, ई सेल हमको निकाला, ई सेल कौन सा है हमारे पास, सेल हमारा ये सेल ही तो है हमारा। तो लिखो आप इसको कैसे लिखोगे, ई सेल कौन सा है हमारा, सेल हमारा m प्लस एक्स से m सॉलिड। लिख दो तो ऐसे कैसे, m प्लस एक्स ओब्लिक m सॉलिड। अरे सेल आपका यही तो है, इसे तो आपने हाफ सेल बोला है तो लिख रखा ना इसे ई, नीचे क्या लिख रखा है इसने, सेल। तो सेल कौन सा है हमारा,
एम प्लस एक्स ओब्लिक कौन सा है, एम, लिख दिया ऐसे कैसे, बराबर बराबर ई नोट सेल। अब बताओ ई नोट कौन सी है हमारे पास, ई नोट सेल कौन सा, ये तो हमारा, तो एम प्लस एक्स ओब्लिक एम सॉलिड। कहानी समझ में आ रही है क्या आपको? देखो यहां लिखा ई, ई लिख दिया मैंने ऐसे कैसे, सेल कौन सा हमारा, ये तो है सेल हमारा, एम प्लस एक्स से किस में जा रहा है, एम में, लिख दिया ऐसे कैसे, बराबर ई नोट, लिख दिया ई नोट, सेल कौन सा है, वही हमारा ई एम प्लस एक्स ओब्लिक है, लिख दिया ऐसे, माइनस 0.059 अपॉन एन बराबर क्या होता है, बताया था मैंने आपको, एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है जी, देखो लिख देता हूं पहले, फिर निकालता हूं, यहां लिख देता हूं मैं एन, log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई कि आपको, यहां तक कहानी क्लियर है? वापस देखो आप, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ई सेल बराबर होती है ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो ई लिख दिया मैंने ऐसे कैसे, सेल कौन सा हमारे पास, एम प्लस एक्स ओब्लिक एम सॉलिड बना दिया था, इक्वल टू ई नोट लिख दिया ऐसे कैसे, सेल कौन सा है, वही हमारा एम प्लस एक्स ओब्लिक एम सॉलिड लिख दिया, माइनस और बाकी का ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो आप इसके अंदर आपको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, भाई ये वैल्यू तो हमको निकालनी है, हमको 3 वैल्यू चाहिए यहां पर, एक तो वैल्यू चाहिए हमको इसकी, ये वैल्यू तो परमानेंट होगी, एक वैल्यू चाहिए हमको इसकी और एक वैल्यू चाहिए हमको इसकी, हमको 3 वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन में, एक तो इसकी चाहिए, एक इसकी चाहिए और एक इसकी। अगर हमको तीनों की वैल्यू पता लग जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका ई एम प्लस एक्स ओब्लिक ई एम सॉलिड, ये तो निकालना चाहते हैं हम, बताओ निकाल के आएगा नहीं आएगा, अगर हमको तीनों की वैल्यू पता लग जाए। अब देखो आप इसकी वैल्यू तो आपको दी गई है, कितनी दी गई है, एक्स वोल्ट, देख लो ना आप, ई नोट एम प्लस एक्स ओब्लिक एम सॉलिड कितनी दी गई है आपको, एक्स वोल्ट, लिख देंगे यहां पर एक्स, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको कैसे निकालेंगे अभी मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर बात है? यहां तक की कहानी क्लियर है क्या आपको? ध्यान से देख लीजिए आप कि यहां तक की कहानी आपको क्लियर है या नहीं, क्लियर है यहां तक कहानी? अब देखो बात आगे करते हैं, अब बात करें हम आगे, देखो जगह नहीं रही, थोड़ी ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान देख लेना, देख लेता हूं कैमरा में साफ साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते, ठीक। अब देखो यहां तक की कहानी शायद आपको क्लियर हो गई हो। अब देखो आप, हमको चाहिए इसकी वैल्यू तो आपको दी गई है एक्स वोल्ट, अब निकालना है हमको एन बराबर क्या होता है जी, एन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो आप एम प्लस एक्स से किस में जा रहा है, एम सॉलिड में, देखो ध्यान से, एम, एक मिनट माइक सही कर लेता हूं, हाँ जी, एम प्लस एक्स किस में जा रहा है, एम सॉलिड में। अब आप देखो अगर मान लो Zn+2 अगर Zn सॉलिड में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2, भाई Zn+2 को अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दिलवा दो तो बताओ Zn सॉलिड बनेगा नहीं बनेगा, तो यहां क्या है, m प्लस एक्स किस में जा रहा है, m सॉलिड में, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लेगा x इलेक्ट्रॉन, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा m सॉलिड में। बताओ होगा ऐसा ही तो होगा, m प्लस एक्स m सॉलिड में कब जाएगा, जब वो कितने इलेक्ट्रॉन ले ले, x, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, बताओ m सॉलिड बचेगा नहीं बचेगा। तो ये तो हमारा हो गया प्रोडक्ट, ये तो हमारा क्या हो गया जी, प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या हो गया जी, रिएक्टेंट, क्या हो गया हमारे पास, रिएक्टेंट। अरे ऐसे तो होगा, ये तो भाई m प्लस एक्स किस में चेंज हो रहा है, m सॉलिड में, तो ये तो आपका प्रोडक्ट होगा और ये आपका क्या होगा, रिएक्टेंट। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बताओ x इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे भाई मान लो अगर यहां पर मान लो ऐसा होता Zn+2 ओब्लिक Zn, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने लिखते, 2 ही तो लिखते हो आप, तो यहां अगर आप प्लस एक्स है, बताओ x इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे, आ गए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास n की वैल्यू आ गई भैया x कितनी आ गई, कि इस पूरे प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, x इलेक्ट्रॉन। अब हमको क्या निकालना है, उत्पाद की सांद्रता बटा क्रिया, उत्पाद क्या है हमारा, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट क्या है हमारा ये, तो हम कहेंगे हमारे पास log बेस 10 P अपॉन R इक्वल टू क्या है, log बेस 10, ठीक है। प्रोडक्ट की सांद्रता, प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, यही तो है, तो इसकी सांद्रता क्या है, m सॉलिड की सांद्रता, भाई स्टाइकियोमेट्री भी तो होगी कि पावर 1, और इसके आगे कुछ है तो उसको ऊपर लिख देंगे। अगर मान लो 2 होता तो ऊपर क्या लगा देता मैं, 2 अपॉन रिएक्टेंट कौन सा हमारा ये, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, m प्लस एक्स की सांद्रता, यहां भी कितना है 1, ये लिख दिया 1। अब आप देखो सुनो ध्यान से, आपको बताया जाता है कि जो सॉलिड होती है, जो सॉलिड होता है उसकी सांद्रता कितनी मान के चलते हैं हम, 1, ये बात आपको बताई जाती है, जो सॉलिड होता है उसकी सांद्रता कितनी ली जाती है, 1। तो यहां पर सॉलिड है कि नहीं, तो मैं कहूंगा यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, 1। m प्लस एक्स की सांद्रता कितनी दी गई आपको, C1, तो बताओ 1/C1 आएगा नहीं आएगा, तो देखो आप n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/C1, इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी, x वोल्ट। तो इन तीनों वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख दूं, जब मैं इन तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में रखूंगा, ध्यान से दिख रहा है आपको, बातें समझ में आ रही है कुछ कि क्या समझाया जा रहा है आपको, कहानी क्लियर है, वापिस देख लो ध्यान से, यहां तक की कहानी शायद आपको क्लियर हो गई होगी
कि ये ई था, लिख दिया ई। सेल कौन सा था हमारा, ये लिख दिया ऐसे कैसे, बराबर ई नोट ई नोट। सेल कौन सा था, एम प्लस एक्स एम नोट, लिख दिया ऐसे कैसे, माइनस 0.059 अपॉन एन log बेस 10 पी अपॉन आर। अब देखो हमको निकालना है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको दी गई है। एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक्स, तो लिख दिया एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स। अब निकालना है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ये रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, ये इसकी सांद्रता बता इसकी सांद्रता। और बताया जाता है आपको हमेशा ठोसों की सांद्रता कितनी मांगी चलती है, हम एक ले ली, एक, इसकी सांद्रता कितनी दी गई हमको, C1, बताओ 1/C1 आएगा नहीं है, तो इस वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में। जब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो बताओ ई सेल बराबर ई एम प्लस एक्स ओब्लिक एम, कितना आएगा हमारे पास, देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई हमको, एक्स, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स, कितनी है जी, एक्स, log बेस 10, log बेस 10, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, आर की वैल्यू हमारे पास C1, तो मैं कहूंगा 1/C1। बताओ फॉर्मूला बन के आएगा, नहीं आएगा, बन के आ गया फॉर्मूला कि अगर आपको हाफ सेल दे दिया जाए, अगर आपको हाफ सेल दे दिया जाए, अगर आपको हाफ सेल दे दिया जाए तो उसके लिए आप वैद्युत वाहक बल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में नेल्सन समीकरण की सहायता से किस प्रकार निकालोगे, वो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अगर आपको हाफ सेल दे दिया जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में वो किस प्रकार निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। कहानी क्लियर है, समझ में आई बात। ये नेल्सन समीकरण थी हमारी, इस समीकरण की सहायता से हमने क्या निकाल लिया, हाफ सेल का वैद्युत वाहक बल निकालोगे ना। आप एग्जाम्पल करवा रहा हूं अभी आपको मैं, उससे और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। कहानी क्लियर है यहाँ तक, अब देखो एग्जाम्पल से पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। सर इसका मतलब है क्या, देखो ये इक्वेशन अभी हमने निकाल ली, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। मान लो क्वेश्चन आपको दिया जाए, क्वेश्चन आपको क्या दिया जा रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूं इसका मैं क्या बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल मान लो, क्वेश्चन मान लो, आपकी जो इच्छा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि आपको दिया गया है, ये आपको सेल दिया गया है, कौन सा सेल दिया गया है, Cu+2 ओब्लिक Cu सॉलिड दे दिया, Cu+2 ओब्लिक Cu सॉलिड, ठीक है। हाफ सेल ये, फुल सेल नहीं है। इसके लिए आपको दिया गया है, कि इसका जो ई नोट Cu+2 ओब्लिक Cu ये दिया गया है आपको प्लस 0.34 वोल्ट, ये दे दिया गया है आपको। इसके अलावा ये एक्वस है, इसकी सांद्रता दी गई है आपको Cu+2 एक्वस, इसकी सांद्रता दे दी गई है आपको 0.01 कैपिटल एम। बताओ ये क्या 1 एम के बराबर है क्या, नहीं है ना। क्या ये 1 एम के बराबर है, नहीं है। बताओ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होगी कि नहीं होगी। और पूछ रहा है कि टेम्परेचर जब 298 केल्विन हो, पूछ रहा है कि जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो इसका ये क्या होगा, Cu+2 ओब्लिक Cu, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन। अब आप देखो कंसंट्रेशन कितनी दी गई है आपको, 0.01। आपको पता है अगर कंसंट्रेशन इसके बराबर होती तो ये स्टैंडर्ड होता, लेकिन इसके बराबर नहीं है। कितनी आ रही है, 0.01। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 1/100 एम। अरे पॉइंट उठाओगे नीचे, 2 दिन लग जाएगी ना। ऐसे लिख लो, तुम्हारी इच्छा जैसे कर लेना, ठीक है। कहानी क्लियर है यहां तक की, ये पूछ रहा है और आपको दिया ये गया है, ठीक है। बताओ ये हाफ सेल है कि नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाफ सेल। अरे पूरा सेल थोड़ी है, ये तो हाफ ही सेल है। और यहां से यहां क्या हो रहा है, यहां से यहां हो रहा है जी रिडक्शन। क्या हो रहा है जी, रिडक्शन। यानी देख लो ना आप, Cu+2 किसमें जा रहा है, Cu सॉलिड में, तो यहां से यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है जी, रिडक्शन हो रहा है। अब पूछ रहा है इसके लिए, किसके लिए, Cu+2 ओब्लिक Cu सॉलिड की वैल्यू कितनी आएगी। बताओ ऐसा फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, तो लगाओ इसको। फॉर्मूला क्या होगा जी, ई लगाओ जी, ई लगा दिया जी। Cu+2 ओब्लिक Cu सॉलिड, यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cu+2 ओब्लिक Cu सॉलिड, ठीक है जी, इक्वल हो गया। हाँ जी, यहां पर किसकी वैल्यू लिखते हो आप, एक्स। एक्स कौन सा होता है हमारे पास, यही तो वाला होता है। अरे ये एक्स कौन सा है, यही तो वाला है। अरे ऐसे तो लिखोगे इसका। अरे देखो आप ध्यान से, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ई सेल बराबर क्या था जी, ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। हमको 3 वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी चाहिए, एक तो हमको चाहिए इसकी वैल्यू, एक चाहिए हमको इसकी वैल्यू, और एक चाहिए हमको इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है आपको प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। अब हमको निकालना है एन। एन कैसे निकालोगे, इक्वेशन लिख के देखो, इक्वेशन लिखो इसकी कि Cu+2 किसमें जा रहा है, Cu सॉलिड में। कब जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा 2। भाई +2 को अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन दिलवा दोगे तो क्या बना देगा ये, Cu सॉलिड। क्या बना देगा, Cu सॉलिड। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पर, 2। तो मैं कहूंगा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2। बताओ होगी कि नहीं होगी। अरे वहां पर अगर आपको याद होता, वहां पर x इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे, 2। तो बताओ एन की वैल्यू 2 आएगी नहीं आएगी। अब निकालना है हमको क्या, इसकी वैल्यू पता लग गई, इसकी वैल्यू हमको दी गई है। अब निकालना है हमको ये कि log बेस 10 P अपॉन R कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन कितनी होगी। देखो log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, ये
रिएक्टेंट कौन सा हमारा ये, तो लिख दो आप Cu सॉलिड, एक ही है, पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपन क्या लगाओगे Cu+2, ये भी कितना है एक, इसकी पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हो सॉलिड की सांद्रता हमेशा कितनी लेके चलते हैं हम, एक, तो बताओ कितना आएगा log base 10 1 अपॉन इसकी सांद्रता कितनी दी गई है हमको, Cu+2 की सांद्रता कितनी दी गई है, देखो आप कितनी दी गई है 0.01 m दी गई है। या आप ऐसे लिख दो इसको, बात तो एक ही है, क्लियर है कहानी यहाँ तक की। अब इन तीनों वैल्यू को पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो पुट करो वैल्यू, पुट कर दो वैल्यू, आप कितनी हो जाएगी हमारे पास, ई सेल बराबर कितना हो जाएगा, ई सेल बराबर ये कितना दिया गया हमको, देखो ई सेल कौन सा है हमारे पास, ई Cu+2 ओब्लिक Cu सॉलिड इक्वल टू ई नोट, इसकी वैल्यू कितनी दी गई हमको, कितनी दी गई है जी, ये दी गई है हमको प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 को 6 लिख दूं मैं, अप्रोक्सीमेट 6 मान लेते हैं। एन बराबर कितना था, हमने निकाला था एन बराबर कितना था 2, log base 10, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितना हमारे पास 1 आई थी, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 1/100, तो 1 नीचे 100 बताओ ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, अरे 1/100 लोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा ना, 10 की पावर 2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 2 log base 10, और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 10 की पावर 2, बस दद्दुनी के सोई तो होते हैं, दद्दाई के सोई तो होते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया log का फॉर्मूला। देखो log क्या होता है, log होता है log base 10, m की पावर n होता है उसका फॉर्मूला होता है n log m। मैथमेटिक्स वाली जानते हैं इस फॉर्मूले को कि जब log base 10 में होता है और m की पावर n हो तो आप n को आगे लेके आ जाते हो और क्या बनता है n log 10 m, बताओ बनेगा नहीं बनेगा। तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, क्या बनेगा देखना ध्यान से, यहां क्या बनेगा जी, यहां बनेगा 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 2, ये 2 आगे आ जाएगा इंटू log base 10 की पावर कितनी हो जाएगी 10, और आप जानते हो log base 10 की पावर 10 कितनी होती है 1 होती है, और 1 होती है तो मैं कहूंगा 0.34 माइनस 0.06 बाई 2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.34 में से आप घटा लो 0.34 में कितना घटा लोगे आप 0.06, कितना हो जाएगा ये 4 में 6 कितने बजे 8, इसके अलावा 2 के 2 0.28 वोल्ट, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0.28 वोल्ट, ये आ जाएगा इसका Cu+2 ओब्लिक Cu। ये लो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारे पास कितना आ जाएगा Cu+2 ओब्लिक Cu कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0.28 वोल्ट कितना आ जाएगा 0.28 वोल्ट। कहानी क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। अरे सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा, देखो ना वापिस ध्यान से, आपको हाफ सेल दिया गया है, आपसे क्या पूछ रहा है, जब Cu+2 Cu में जा रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया 0.34 वोल्ट, इसकी सांद्रता कितनी है 0.011, टेम्परेचर 298, पूछा है Cu+2 ओब्लिक Cu की वैल्यू कितनी होगी, तो यही तो पूछा है आपसे, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.34 डाल दी, माइनस 0.059 तो ऐसे कैसे रहेगा, बट्टे में क्या है x बराबर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 2, लगा दी 2, log base 10 1 तो 1 ही रहेगा परमानेंट, बस सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 ही रहती है अपॉन C1 कितनी दी गई है आपको 0.01, और 0.01 को क्या लिख सकते हैं 1/100, तो बताओ 100 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, चला जाएगा ऐसे, log 10 की पावर 2, और आप जानते हो log m की पावर n क्या होती है n log m, ये आगे आ जाएगी, और log 10 की, अरे भाई log base 10 कि 10 बराबर होता है 1, तो जब ये आगे आ जाएगा 2 इंटू में करोगे तो 1 ही तो आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, घटा लेना आंसर आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूं दूसरा, देखो दूसरा कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपको ये दिया जाए, आपको दे दिया जाए ये Zn+2 ओब्लिक Zn सॉलिड दे दिया, हाफ सेल है, इसके लिए वैल्यू दे दी जाए आपको ये, इसके लिए वैल्यू कितनी दे दी जाए, इसके लिए वैल्यू दे दी जाए आपको ये देगा आपको माइनस 0.76 वोल्ट दे देगा, सांद्रता कितनी देगा, मान लो सांद्रता यही दी गई है Zn+2 एक्वस की सांद्रता कितनी है यही है, और पूछेगा बताओ यहां क्या पूछेगा, ये पूछेगा बताओ इस सेल के लिए Zn+2 ओब्लिक Zn की वैल्यू कितनी आएगी, कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूला वही हमारा, देखो कैसे निकालेंगे वापस, देखो ध्यान से, ये कौन सा है हमारे पास, ये तो हमारे पास आ गया E Zn+2 ओब्लिक Zn सॉलिड, ठीक है जी, इक्वल टू क्या होगा, हाँ जी x कौन सा हमारा, ये रख दो इसको माइनस 0.76, फिर माइनस लगा दो आप, अब क्या लिखोगे 0.059 अपॉन x क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे अभी देखो ना Zn+2 Zn सॉलिड में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बटे में 2 log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो आप क्या होगा यहाँ पे होगा Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें जाएगा Zn सॉलिड में, तो ये तो हमारे पास हो गया प्रोडक्ट, ये हमारे पास हो गया रिएक्टेंट, तो Zn की सांद्रता कितनी होगी 1 अपॉन Zn+2 की सांद्रता कितनी है हमारे पास, वही है हमारे पास 1/100, तो 100 चला 1/100 होगा, 100 चला जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा E Zn+2 ओब्लिक Zn इक्वल टू आएगा माइनस 0.76 माइनस 0.06 बटा 2
log बेस 10 की पावर 10 की पावर 2 हो जाएगी, वही पावर आ गया जाएगी, क्या बन जाएगा ई जेड एन प्लस 2 ओब्लिक जेड एन इक्वल टू हो जाएगा -0.76 -0.06 बटा 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो निकाल लो अब ई जेड एन प्लस 2 ओब्लिक जेड एन सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा -0.76 माइनस 0.06, माइनस से माइनस ऐड हो जाएगा, तो -0.76 माइनस 0.06 कितना हो जाएगा, 6 6 12 7 1 8, ये अपने पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 1 8, ये हो जाएगा अपने पास -0.82 वोल्ट। ये लो जी इसका निकाल लिया, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। अगर आपको कोई भी हाफ सेल दिया जाए तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या निकाल सकते हो, उसका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या निकाल सकते हो आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहानी क्लियर है कि हाफ सेल के लिए जो अपने पास ये जो फॉर्मूला है, जो नेल्सन समीकरण है, उसको किस प्रकार अप्लाई किया जाता है। ये किस सेल के लिए, ये हाफ सेल के लिए ध्यान रखना। अभी तक मैंने फुल सेल की बात नहीं की है, अभी तो हम बात कर रहे हैं हाफ सेल की, लेकिन उसके लिए आपको लॉग की पता होनी चाहिए। लॉग के 2-3 फॉर्मूले हैं और 2-4 ही वैल्यू हैं जो आपको याद होनी चाहिए, उससे आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। कोई विद्यार्थी ये ना सोचे कि मेरे को लॉग नहीं आते, अब मैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करूंगा, वो तुम टेंशन मत लो, आपको हर एक क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू परमानेंट पता लग जाएगी। इसके अलावा मैं आपको लॉग का चार्ट भी दे दूंगा कि लॉग की वैल्यू कितनी कैसे होती है, कैसे काम करती है। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो काफी बातें मैं इसके बारे में और डिस्कस कर पाता, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास में फिलहाल हम इसकी चीज को देखेंगे कि लॉग की वैल्यू किस प्रकार काम करती है। कहानी क्लियर है। तो इस प्रकार आप हाफ सेल के लिए क्या निकाल सकते हो, नेल्सन समीकरण। क्या निकाल सकते हो, नेल्सन समीकरण। ये कौन सा सेल के लिए, हाफ सेल के लिए। अब हम बात करेंगे फुल सेल के लिए कि फुल सेल के लिए नेल्सन समीकरण किस प्रकार निकाला जाता है, और वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि क्वेश्चन वहां से ज्यादा आते हैं। कहां से ज्यादा आएंगे, फुल सेल से। देखो अब मेरे पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट वो कौन सा है, NERNST, नॉन इक्वेशन फॉर फुल सेल, कि फुल सेल के लिए नॉन इक्वेशन किस प्रकार अप्लाई किया जाता है। फुल सेल अगर आपको दे दिया जाए तो उस पर आप नेल्सन समीकरण किस प्रकार लगाओगे। इसमें बनेंगे केस, यहां पर हम केसों की चर्चा करेंगे, हर टाइप का केस आएगा। यहां पर 3 या 4 केस है, लगभग 4 या 5 केस मान लो आप, 4 या 5 केस हम डिस्कस करेंगे। उसके द्वारा आपको क्वेश्चन को सोल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपका बस इतना सा काम होगा, आपको एक बार लॉग की जो टेबल है वो टेबल आपको याद होनी चाहिए कि लॉग 10 की 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग की वैल्यू होती है। वो अगर आपको याद हो जाएगी तो नेल्सन समीकरण के क्वेश्चन हल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। कहानी क्लियर है। आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे कि नॉन इक्वेशन फॉर फुल सेल किस प्रकार अप्लाई किया जाता है। धन्यवाद।